यूट्यूब चैनल राहुल कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लासेस पे आपका स्वागत है। हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो चैप्टर हमारा 10th की केमिस्ट्री का है, जो बोर्ड के पर्पज से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस बार केमिस्ट्री का सिलेबस बड़ा लिमिटेड है और लिमिटेड सिलेबस हो जाने की वजह से हमें इस चैप्टर पर बहुत टारगेट करना होगा, क्योंकि इस चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जाम जो आएंगे वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए केमिस्ट्री का सेक्शन इस चैप्टर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आज इस चैप्टर के बारे में हम बहुत अच्छी क्लास लेने वाले हैं, तो हम ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं लौट करके। वो चैप्टर है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो हम इस साल के बोर्ड के टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए तो पढ़ेंगे, लेकिन उसकी कुछ हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्यों जरूरत पड़ी, क्या कहानी है, उसके बारे में जो हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जरूरत समझनी होगी कि क्लासिफिकेशन जो है ये क्यों, यानी हमें ये चीज समझनी होगी कि क्लासिफिकेशन के बारे में हम कह रहे हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करना होगा, तो हमें चीज समझनी होगी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखो, आजकल अभी अगर हम बात करें कि आज के टाइम में लगभग हमारे पास 120 एलिमेंट्स हैं, तो उन 120 एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज को, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अलग अलग याद करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो रहा था। नामुमकिन काम नहीं था, थोड़ा सा मुश्किल काम था। तो उस मुश्किल काम को आसान करने के लिए, तो हम लोगों की फितरत है कि हम मुश्किल काम को करना थोड़ा सा पसंद नहीं करते हैं, और वही काम अगर हमें आसान तरीके से दिखा दिया जाए तो क्या मजा आ जाता उस काम को करने में। तो वही काम हम समझ रहे थे कि 120 एलिमेंट्स जो आज की डेट में अब लगभग हो चुके हैं, उस टाइम पे लगभग और बहुत कम एलिमेंट्स थे, लेकिन फिर भी आगे इन फ्यूचर अगर हमें कभी जरूरत पड़ती है तो वो चीजें होती रहे, उस चीज का समाधान करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। यानी अगर हम समझें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है तो टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन सिस्टमेटिक वे, यानी उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ने के लिए, सिस्टमेटिक वे का अगर हम मतलब समझें, एक तरह से हम कह सकते हैं साइंटिफिक वे में, एक साइंटिफिक तरीके से हम उस चीज को समझने के लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करने का मतलब क्या, हम बंटवारा करते हैं उनका। बंटवारा का मतलब यह है कि उन एलिमेंट्स की जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर के बात हो, चाहे वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर के बात हो, उन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर उन्होंने उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया, बांट दिया। तो हमें उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ने के लिए जरूरत पड़ती है। तो हमें ये बात समझ आ जानी चाहिए आप लोगों के कि हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, जो हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है, लेकिन हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो इस साल के जो हमारे जो अगर कहें कि पहला जो क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट्स के बारे में दिया था, वो डोवरनियर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। डोवेराइनर जिसको हम कह देते हैं, वो डोवेराइनर नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने दिया था। जब ये अपना क्लासिफिकेशन दे रहे थे तो इनके टाइम पे ऐसा बताया जाता है लगभग 26-27 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। यानी ये उस टाइम पे अपना क्लासिफिकेशन, बहुत अर्ली क्लासिफिकेशन इनका माना जाता है कि अर्ली क्लासिफिकेशन जो दिया था वो डोवरनियर ने दिया था। उस क्लासिफिकेशन को लेकर के जो चर्चा हुई, तो इन्होंने क्या किया था, जितने भी एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स के इन्होंने ट्राइड बनाए थे। इन्होंने एलिमेंट्स के क्या बनाए थे, ट्राइड बनाए थे। ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ट्राइड का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। यानी इन्होंने कहा था कि हम एलिमेंट्स के ट्राइड्स बनाएंगे, 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाएंगे। 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप जब बनाएंगे तो लोगों ने पूछा 3-3 एलिमेंट के ग्रुप से होगा क्या। इन्होंने कहा था हम उन एलिमेंट्स के ट्राइड बनाएंगे, उन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। तो फिर इनको पूछा गया कि भाई ऐसा कैसे कर सकते हो। तो इन्होंने कहा था कि अगर हम कोई भी 3 एलिमेंट्स बना ट्राइड में रख रहे हैं तो वो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखेंगे। किसमें रखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में रख देने के बाद तो ये कहा था कि अगर हम एवरेज निकाल दें, किसका, द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, यानी जो भी ट्राइड बनाएंगे उस ट्राइड में पहला और तीसरा जो भी एलिमेंट होगा, उस पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज अगर निकाल दिया जाएगा तो वो एवरेज जो है हम कह देते हैं अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, यानी लगभग उसी चीज के बराबर हो जाएगा। लगभग बराबर होने का मतलब है एग्जैक्ट इक्वल भी होगा, हो सकता है 1-2 पॉइंट प्लस में भी जाए, हो सकता है 1-2 पॉइंट माइनस में भी रह जाए, यानी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट। यानी ये इनका कॉन्सेप्ट था।
कॉन्सेप्ट क्या था भाई, हम ट्राइड बनाएंगे और ट्राइड जो बनाएंगे हम उस ट्राइड में एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखेंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में वही एलिमेंट रखे जाएंगे या उन एलिमेंट्स का ही ट्राइड बन सकता है जिन एलिमेंट्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और वो कंडीशन कौन सी है, द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, यानी पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो एवरेज है वो मिडिल एलिमेंट यानी दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज जो एटॉमिक मास की जो वैल्यू होगी उसके बराबर आ जाना चाहिए। क्या बराबर आ जाना चाहिए, पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज बराबर आ जाना चाहिए। तो इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, ट्राइड बनाए थे। ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। उन ट्राइड्स के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज किया और इन्होंने कहा था कि अगर हम पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज अगर हम निकालें तो वो मिडिल एलिमेंट के अगर बराबर आएगा तो हमारा ट्राइड माना जाएगा, यानी उन तीनों एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाएंगी। तो ये जिस टाइम पर अपना इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था उस टाइम पर ये क्लासिफिकेशन के टाइम पर अपने 3 ट्राइड ही बना पाए थे। केवल तीन ट्राइड बनाने का मतलब है ये 9 एलिमेंट्स इनके अरेंज हो पाए थे। 3 एलिमेंट्स जब इन्होंने अरेंज 3 ट्राइड बनाए थे तो एक था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पहला जो ट्राइड था वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। जो दूसरा ट्राइड था वो ट्राइड है कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम। और तीसरा जो ट्राइड है वो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो डोवर्नियर साहब जो अपना ट्राइड बनाने लगे थे वो डोवर्नियर साहब केवल 3 ट्राइड बना पाए थे, केवल 3 ट्राइड। यानी जिनके टाइम पर 26 से 27 एलिमेंट बनाए जाते हैं, कितने एलिमेंट्स इनके टाइम पर थे तो उनमें से केवल 9 एलिमेंट्स यानी 3 ट्राइड्स को बना पाए थे। जो ट्राइड यानी उनके अकॉर्डिंग उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो सिमिलर थी और वो आज तक उनकी बात सत्य है। लेकिन ये अपने सभी एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए थे, यानी ये डोवर्नियर साहब का जो कॉन्सेप्ट था, डोवर्नियर साहब का जो लॉ था, जो उनका तरीका था एलिमेंट्स को अरेंज करने का, वो तरीका, वो एलिमेंट्स का सिस्टम जो था वो गड़बड़ होने लगा था। तो फिर इनके गड़बड़ को दूर करने के लिए एक और नए साइंटिस्ट आए थे जो न्यूलैंड कहा जाता है। न्यूलैंड साहब थोड़े से मुझे लगता है म्यूजिक के लवर रहे होंगे, म्यूजिक प्रेमी रहे होंगे, तो उन्होंने कुछ उसी तरीके से अपना कॉन्सेप्ट दिया। तो उनके कॉन्सेप्ट को नाम दिया जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसको नाम दिया जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जब न्यूलैंड साहब अपना क्लासिफिकेशन दे रहे थे तो उस टाइम पर 56 एलिमेंट्स हो चुके थे। अभी हम बात कर रहे थे डोवर्नियर साहब के टाइम पर 26-27 एलिमेंट थे और न्यूलैंड साहब के टाइम पर 56 एलिमेंट्स हो चुके थे, यानी 56 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन देना शुरू किया था। इन्होंने भी क्लासिफिकेशन दिया था तो इन्होंने भी कहा था कि हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यही कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर का वो डोवर्नियर साहब का भी था और यही कॉन्सेप्ट न्यूलैंड साहब ने भी फॉलो किया था कि जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स को जब हम अरेंज करेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे। और अरेंज करने के लिए इन्होंने सिस्टम लिया था अकॉर्डिंग टू म्यूजिकल नोट्स। यानी जो हमारी म्यूजिकल नोट्स होती हैं, हमारी 7 म्यूजिकल नोट्स मानी जाती हैं। उन 7 म्यूजिकल नोट्स में अगर हम समझें सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, तो इन्होंने कहा था कि जो हमारी ये 7 म्यूजिकल नोट्स हैं, अगर हम इसमें से किसी भी नोट को पहली नोट मान लें और उसके बाद लगातार आगे बढ़े तो 8वीं म्यूजिकल नोट वही होगी जो हमारी पहली थी। यानी इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हम एलिमेंट्स को यहां पर अरेंज करना शुरू कर देते हैं तो इन एलिमेंट्स को अरेंज करते समय हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। यानी इनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अकॉर्डिंग टू म्यूजिकल नोट्स के अकॉर्डिंग रिपीट कर देते हैं हम, तो एवरी 8th एलिमेंट यानी हर 8वां एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज, यानी एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज। सिमिलर प्रॉपर्टीज में हम जो जिक्र करते हैं इसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज शामिल हो जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी शामिल हो जाती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी शामिल हो जाती हैं। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों को लेकर के जब जिक्र हुआ, एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ फर्स्ट, यानी हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो थी वो सिमिलर थी। किसके सिमिलर थी? जो उसके हिसाब से पहला जो एलिमेंट था उस एलिमेंट के सिमिलर थी वो प्रॉपर्टीज। तो ये कहानी बताई थी। अब लेकिन जब इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया, सब सिस्टम बनाना शुरू किया, तो इस क्लासिफिकेशन को लेकर के इनसे कुछ गड़बड़ भी हो गई थी। गड़बड़ क्या हो गई थी
के 56 एलिमेंट थे, ये अपने 56 एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए थे। यानी इनका जो अरेंजमेंट हो पाया था अप टू कैल्शियम, यानी अगर हम इनकी पढ़ रहे हैं डीमेरिट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी इनकी कमियां क्या क्या हो सकती हैं या कमियां इनके क्लासिफिकेशन में क्या क्या हुई थी। तो एक तो इनका जो सबसे बड़ी कमी थी, इनका जो क्लासिफिकेशन था केवल अप टू कैल्शियम माना जाता है, यानी कैल्शियम तक इनका जो सिस्टम था एलिमेंट्स को अरेंज करने का वो बहुत बड़े एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा था। लेकिन कैल्शियम के बाद ये लॉ इनका फेल होने लग गया था। दूसरा, इन्होंने एक और बहुत सबसे बड़ी गलती की थी, इन्होंने कहा था कि आगे फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, यानी प्रेडिक्शन कर दी इन्होंने, भविष्यवाणी कर दी, प्रेडिक्शन अबाउट नो डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स इन फ्यूचर, नो डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स इन फ्यूचर, यानी इन्होंने कह दिया था कि जो एलिमेंट्स हैं वो अब आगे फ्यूचर में डिस्कवर नहीं होंगे। यानी जो कहा जाता है कि न्यूलैंड्स ने अपना जो लॉ दिया ऑक्टेव का, तो उस टाइम पर 56 एलिमेंट्स थे, तो इनके अकॉर्डिंग या इनकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ये मानना था कि 56 एलिमेंट्स ही रहेंगे हमेशा, लेकिन कुछ समय बाद ही नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने लगी थी। यानी अप टू कैल्शियम का मतलब हम कह सकते हैं कि वो लाइटर एलिमेंट्स के लिए काम कर रहा था, यानी जिनका एटॉमिक मास ग्रेटर देन 40 था, जिनका एटॉमिक मास ग्रेटर देन 40 था, उनके लिए लॉ जो है वो फेल हो गया था। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया था, कुछ एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, उन सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को दूर दूर रख दिया था। यानी एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, पहले इसके बारे में बात करते हैं। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी, आर प्लेस्ड फार अवे, यानी उनको कहां रख दिया था, दूर दूर रख दिया था। दूसरा, इसकी उल्टी कहानी कर दी थी। उल्टी कहानी करने का मतलब क्या है, एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, उन एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया था, आर प्लेस्ड टुगेदर। मतलब क्या है कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, कायदे में उनको एक पास रखा जाना चाहिए था, उनको दूर दूर कर दिया। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कहीं कोई मैच नहीं होता है, उनको पास रख दिया। यानी न्यूलैंड साहब ने तो कहानी को ही पलट के रख दिया कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है, हम क्लासिफिकेशन इसी बात के लिए पढ़ रहे थे कि जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होने की वजह से उनको एक ग्रुप में एक जगह रखा जाना चाहिए था। लेकिन न्यूलैंड साहब तो अलग काम कर रहे थे। न्यूलैंड साहब दूसरी जगह क्या काम कर रहे थे कि जिनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो अलग अलग थी, उनको एक पास कर दिया, जिनकी प्रॉपर्टीज मिलती थी उनको अलग अलग कर दिया था। तो ये कुछ न्यूलैंड साहब की गलतियां थी। एक बार आप लोग ये गलतियां देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जो हमारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आगे हमारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी बोर्ड के लिहाज से वो चैप्टर बड़ा मजेदार या वो टॉपिक बड़ा मजेदार होने वाला है, क्योंकि वही ये चीजें एक हमें हिस्ट्री टाइप में अगर हम कहें, उसका हिस्टोरियन इंपोर्टेंस हमने समझ लिया है कि क्या करना, क्या हुआ होगा उससे पहले। तो इसके बाद जो जिक्र होता है वो मेंडलीव साहब का जिक्र होता है, और मेंडलीव साहब का आज का क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान है। मेंडलीव साहब का अगर क्लासिफिकेशन ना आया हुआ होता तो शायद हम कुछ और किसी और दिशा में मूव कर गए होते। तो मेंडलीव साहब का जब क्लासिफिकेशन आया था, एक तो जो न्यूलैंड साहब ने कहा था कि आगे एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं होगी, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कुछ समय बाद ही हो गया था कि एलिमेंट्स जो थे, यानी मेंडलीव साहब जब अपना क्लासिफिकेशन लेकर के आ रहे थे, या मेंडलीव साहब का जब क्लासिफिकेशन आया था, मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, या जो हम पढ़ेंगे, तो मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के टाइम पर, यानी जिस टाइम पर मेंडलीव साहब अपना क्लासिफिकेशन दे रहे थे, उस टाइम पर 63 एलिमेंट यानी 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। और न्यूलैंड साहब कह रहे थे अब तो फ्यूचर में कोई होगा ही नहीं, वो तो बिल्कुल एकदम मतलब जो है भविष्यवाणी कर रहे थे। अब लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था, वो तो गलत होने ही थे। दूसरी चीज, उनके टाइम पर जो 56 एलिमेंट थे उनको ही वो खुद अरेंज नहीं कर पाए थे। जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं उनको एक पास कर दिया, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर उनको दूर कर दिया, यानी बड़ा सा उन्होंने हंगामा मचा के रख दिया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को लेकर के, वो गलत साबित हुए। फिर मेंडलीव साहब आए, मेंडलीव साहब ने बड़ा सावधानी से और बड़ा अच्छा काम किया। मेंडलीव साहब ने क्या कहा, पहले अपनी टेबल बनाई थी। मेंडलीव साहब ने अपनी एक टेबल बनाई थी, और उस टेबल को अगर हम थोड़ा सा समझेंगे, उस टेबल के अंदर कुछ हॉरिजॉन्टल रोज थी, कुछ जो है वो हॉरिजॉन्टल रोज थी, यानी इस तरीके से इस वाली डायरेक्शन में, जिनको कहा गया था पीरियड। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या नाम दिया गया था, पीरियड का नाम दिया गया था। कुछ मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स भी थे, यानी वर्टिकल कॉलम्स का मतलब ये वाली डायरेक्शन होती है, जिनको ग्रुप नाम दिया गया था।
यानी अभी हम उनकी पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, फिर हम ये समझेंगे कि उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया था, फिर उनको क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, तब हम कहीं और आगे जिक्र करेंगे। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की जब हम स्ट्रक्चर समझ रहे होते हैं तो इस स्ट्रक्चर को समझते समय हमें ये याद रखना होगा, हमें ये समझना होगा कि बार बार शब्द आएंगे, पीरियड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। तो मेंडलीव साहब की जो पीरियोडिक टेबल में उसमें कुछ हॉरिजॉन्टल रोज होंगे, यानी ये वाली जो डायरेक्शन में एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वाली डायरेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल रोज जो होंगे उनको पीरियड नाम दिया जाएगा। कुछ वर्टिकल कॉलम्स होंगे और उन वर्टिकल कॉलम्स को नाम दिया जाएगा, वो ग्रुप का नाम दिया जाएगा। तो ये थे। उसके बाद अब हम समझें तो मेंडलीव साहब की जो पीरियोडिक टेबल थी, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ग्रुप थे, सॉरी हाँ 8 ग्रुप थे। वो 8 ग्रुप के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो वो 8 ग्रुप्स जो होते हैं वो उन्होंने रोमन नंबर्स में लिखे थे। वो किस में लिखे थे? उन्होंने रोमन नंबर्स में लिखे थे 8 ग्रुप, यानी फर्स्ट ग्रुप से लेकर के 8th ग्रुप तक उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में बना दिया था। जब इस तरीके से उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में पूरे 8 ग्रुप बना करके तैयार कर दिए थे, तो उन्होंने बड़ा नया एक और सिस्टम निकाला कि फर्स्ट ग्रुप से लेकर के 7th ग्रुप तक, फर्स्ट ग्रुप से लेकर के 7th ग्रुप तक हर एक ग्रुप को डिवाइड कर दिया 2 सब ग्रुप में, यानी डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स, डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स, यानी हर एक ग्रुप, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, यानी इसी तरीके से 7 ग्रुप तक उन्होंने डिवीजन मार दिया। डिवीजन किस तरीके से मारा था? ए और बी में। वो जो सब ग्रुप बनाए थे वो ए और बी थे। यानी अगर मैं समझूं, जैसे स्कूल के अंदर एक क्लासेस होती हैं और उन क्लासेस के सेक्शंस होते हैं, जैसे फर्स्ट ए फर्स्ट बी 2 सेक्शन हो जाते हैं, ऐसे ही सेकंड ए सेकंड बी 2 सेक्शन हो जाते हैं, थर्ड ए थर्ड बी 2 सेक्शन हो जाते हैं। इसी तरीके से मेंडलीव साहब के जो ग्रुप थे, उन ग्रुप 8 ग्रुप जो उन्होंने बनाए थे, जिनको रोमन नंबर्स में उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। बड़े ध्यान करने वाली बात है कि ग्रुप्स को उन्होंने रोमन नंबर्स में इंडिकेट किया था। उन रोमन नंबर्स में इंडिकेट करने के बाद तो उन्होंने क्या किया था? पहले 7 ग्रुप यानी फर्स्ट ग्रुप से लेकर के 7th ग्रुप तक हर एक ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था। 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था। पहला ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप सब ग्रुप उसमें बी। यानी अगर मैं फर्स्ट ग्रुप का डिवीजन समझूं तो फर्स्ट के अंदर 2 पार्ट हो गए, ए और बी, यानी फर्स्ट ए फर्स्ट बी। ऐसे ही सेकंड के अंदर 2 पार्ट हो जाते हैं, ए और बी। थर्ड के अंदर भी 2 पार्ट हो जाते हैं, ए और बी। फोर्थ के अंदर भी 2 पार्ट हो जाते हैं। इस तरीके से हमारा डिवीजन बढ़ते बढ़ते 7th ग्रुप तक बढ़ गया था। यानी 7th ग्रुप के अंदर भी 2 डिवीजन होते हैं, ए एंड बी। तो दोनों ग्रुप का डिवीजन हो जाने के बाद अब बात आई 8वें ग्रुप की। तो 8वें ग्रुप का इन्होंने बड़ा ही चमत्कारिक काम किया था। 8वें ग्रुप में कोई डिवीजन नहीं, नो डिवीजन। 8वां ग्रुप जो था, यानी 8th ग्रुप हैज नो डिवीजन। फर्स्ट टू 7th ग्रुप आर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स, दैट इज ए एंड बी। यानी पहले 7 ग्रुप 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिए गए, ए और बी में। व्हाइल 8th ग्रुप हैज नो डिवीजन, 8वें ग्रुप में कोई डिवीजन नहीं था, बट 3 एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। लेकिन 8वें ग्रुप में बिना डिवीजन करते हुए उन्होंने 3 एलिमेंट्स एक साथ एक बराबर में रख दिए थे। ये उनकी ग्रुप में एलिमेंट्स रखने का सिस्टम था, एलिमेंट्स को एडजस्ट करने का सिस्टम था। उसके बाद अगर हम पीरियड के बारे में बात समझें तो मेंडलीव साहब की जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर 6 पीरियड हैं, जिनको न्यूमरल्स में या जो हमारे नंबर्स होते हैं नॉर्मली काउंटिंग नंबर्स, उनमें 1 to 6 रिप्रेजेंट किया था। यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। तो इनमें जैसे कुछ डिवीजन का सिस्टम बनाया था, इन ग्रुप पीरियड के अंदर भी कुछ सिस्टम था। ग्रुप में भी डिवीजन का सिस्टम, पीरियड में भी कुछ डिवीजन का सिस्टम। वहां पे 8वां ग्रुप छोड़ दिया गया था, यहां पर ये पहले तीनों पीरियड छोड़ दिए गए थे। यानी पहला पीरियड कोई डिवीजन नहीं, दूसरा पीरियड कोई डिवीजन नहीं, तीसरा पीरियड कोई डिवीजन नहीं। लेकिन चौथा पीरियड, 5वां पीरियड और 6वां पीरियड, ये तीनों पीरियड ऐसे थे जिनके अंदर डिवीजन दिया गया था। और डिवीजन हर एक के अंदर 2-2 चीजों का डिवीजन या 2 हिस्से कर दिए गए, और एक हिस्से का नाम होता था फर्स्ट सीरीज, दूसरे हिस्से का नाम होता था सेकंड सीरीज। ऐसे ही 5वें वाले में फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज। यानी चौथे ग्रुप, 5वें ग्रुप और 6वें, सॉरी पीरियड के बारे में बात कर रहा हूं मैं, चौथे पीरियड में, 5वें पीरियड में, 6वें पीरियड में, तीनों पीरियड में क्या था? हर एक को 2-2 सीरीज में डिवाइड किया गया, दैट इज फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज।
इनमें डिवीजन कर देने के बाद यानी ये हमारी पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, हमारी यानी मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो मेंडलीव साहब ने जब पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया तो फिर एलिमेंट्स को रखने का सिस्टम सिलसिला शुरू हुआ। एलिमेंट्स को रखने के लिए हमारे पास सबसे मेन बात जो होती है वो मेन बात यह है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को सिमिलर कहां होना है, या कौन कौन एलिमेंट ऐसे जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं उनको एक साथ एक ग्रुप में रखा जाना चाहिए था। रखा भी गया था, मेंडलीव साहब ने बहुत बखूबी ये काम किया और करना भी था। तो उसके बाद मेंडलीव साहब ने क्या किया था कि जो इनके टाइम पर 63 एलिमेंट्स थे, उन 63 एलिमेंट्स को क्या किया इन्होंने, हर एक एलिमेंट के हाइड्राइड तैयार किए। हाइड्राइड तैयार करने का मतलब क्या है, हर एलिमेंट की इन्होंने रिएक्शन करवाई थी हाइड्रोजन एलिमेंट्स के साथ, यानी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन करवाने का मतलब क्या है, हर एलिमेंट का हाइड्राइड तैयार किए। हर एलिमेंट के इन्होंने ऑक्साइड भी तैयार किए, यानी हर एलिमेंट की रिएक्शन किसके साथ करवाई थी इन्होंने, ऑक्सीजन के साथ भी करवाई थी। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, हर एलिमेंट के हाइड्राइड तैयार किए, हर एलिमेंट के ऑक्साइड तैयार किए, यानी हर एलिमेंट की रिएक्शन हाइड्रोजन से भी करवाई और हर एलिमेंट की रिएक्शन ऑक्सीजन से भी करवाई। तो कई बार बहुत से स्टूडेंट्स के मन में सवाल उठता है कि सर एक बात बताओ, इतने सारे एलिमेंट्स थे 63 एलिमेंट्स, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों छांटे उन्होंने। बेटा देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छांटने की वजह क्या थी, ये ऐसे एलिमेंट हैं बड़े प्यार से रिएक्शन कर लेते हैं, बड़े आराम से रिएक्शन कर लेते हैं और जल्दी भी कर लेते हैं, ताकि रिएक्शन के मामले में जो थी वो आसानी हो रही थी, उस चक्कर में इन्होंने हाइड्राइड और ऑक्साइड लिए थे। तो इन्होंने देखा था कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं, उन एलिमेंट्स में से हाइड्राइड और ऑक्साइड जब बनाए उन्होंने, तो उन्होंने कुछ नोटिस किया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे मान लो आर कोई भी एक सिंपल एलिमेंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ मिलाया गया या हाइड्राइड उसका तैयार किया तो फॉर्मूला तैयार हो रहा था आर एच। ऐसे ही उसी एलिमेंट का जब ऑक्सीजन के साथ तैयार किया तो वो फॉर्मूला फॉलो कर रहा था R2O। कुछ एलिमेंट्स देखे वो RH2 को फॉलो कर रहे थे, RO को फॉलो कर रहे थे, RH3 को फॉलो कर रहे थे, R2O3 को फॉलो कर रहे थे। ये बात हमारी लगातार बढ़ती जा रही थी, यानी अलग अलग एलिमेंट्स अपने अपने अलग अलग हाइड्राइड्स, अलग अलग ऑक्साइड्स बना रहे थे। जब अलग अलग हाइड्राइड्स और अलग अलग ऑक्साइड बनाए थे, अब जो जो एलिमेंट इन कंडीशंस को फॉलो कर पा रहे थे, उन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में मेंडलीव साहब ने अरेंज करना शुरू कर दिया था। जैसे अगर मैं समझूं कि मेरे पास 2-3 एलिमेंट्स हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये मेरे कुछ एलिमेंट्स ले लिया। अगर मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाता हूं तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनता है वो MgH2 बनता है। सोडियम की रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ करवाता हूं तो NaH बनता है। यानी नाम देखने में सोडियम मैग्नीशियम बड़ी राइमिंग स्कीम बन रही है, लेकिन एक फॉर्मूला MgH2 में जा रहा है, एक फॉर्मूला NaH में जा रहा है। जो हम इसको समझें, अगर Mg यानी कोई भी एलिमेंट R हो सकता है, Na यानी R हो सकता है, तो एक RH को फॉलो कर रहा था, एक RH2 को फॉलो कर रहा था, यानी दोनों एलिमेंट्स अलग अलग कंडीशंस को फॉलो कर रहे थे। यानी मेंडलीव साहब के अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी और एक्चुअल कंडीशंस में इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती चली जाती हैं। तो मेंडलीव साहब ने हाइड्राइड ऑक्साइड बनाए थे, जिन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के फॉर्मूले जिन हाइड्राइड्स और ऑक्साइड के फॉर्मूले सिमिलर होते जा रहे थे, उनको मेंडलीव साहब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखते हुए जा रहे थे। और एटॉमिक मास में ऑर्डर रखते हुए इन्होंने अपने लिए या अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपना एक लॉ बना दिया था, जिसको कहा जाता है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, जिसको कहा जाता है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बड़ा आसान लॉ है, अगर आपको ये याद हो जाएगा तो 101% बेटा आप लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी याद हो जाएगा, ये निश्चित बात है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है उसको समझ लेते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी जहां हम सिंपली वर्ड यूज कर रहे थे प्रॉपर्टीज, वहां यहां पे क्लियर हो गया था, यानी हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जिक्र कर रहे हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये बात जब मेंडलीव साहब ने अपनी बता दी थी कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती है। पीरियोडिक फंक्शन किसका होती है? एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती है। अब इनसे सवाल जवाब किया गया कि यार पीरियोडिक फंक्शन समझ नहीं आ रहा है, सब चीज समझ आ रही है।
तो बेटा पीरियोडिक फंक्शन का अगर हम समझें, पीरियोडिक फंक्शन के एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक रेगुलर गैप के बाद रिपीट हो जाती है, वही चीज पीरियोडिक फंक्शन में आ जाती है। यहां पर वो पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास आएगा। वो एटॉमिक नंबर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में है। तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब इनका मॉडर्न अपना लॉ दिया इन्होंने, मेंडली पीरियोडिक लॉ, तो एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन थी, यानी एटॉमिक मास का एक रेगुलर गैप हो जाने के बाद, एटॉमिक मास में कुछ गैप का वेरिएशन आ जाने के बाद वही प्रॉपर्टीज वापस से रिपीट होना शुरू हो गई थी। तो एक बार एक मेंडलीव साहब ने जो बात बताई थी उनको समझ लीजिए, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेंडलीव साहब ने क्या बताया था कि जो एलिमेंट्स उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक मास का। ये मेंडलीव साहब बता रहे थे। एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है, एक तरह से हम कहें पीरियोडिसिटी के बारे में बताते हैं, रिपीटेशन के बारे में इन्होंने बता दिया था कि एटॉमिक मास में कुछ वेरिएशन आ जाने के बाद, एटॉमिक मास में कुछ गैप आ जाने के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, यानी वही चीज वापस से रिपीट होगी, रेगुलर गैप के बाद फिर से वापस से रिपीट होगी, रेगुलर गैप आएगा। तो वो रेगुलर गैप या वेरिएशन आने की वजह से वो पीरियोडिक फंक्शन मान लिया कि वो पीरियोडिक फंक्शन था एटॉमिक मास का। यह मेंडलीव साहब का लॉ था। मेंडलीव साहब ने इस लॉ के अकॉर्डिंग जब एलिमेंट्स को रखना शुरू किया तो मेंडलीव साहब के फेवर में बहुत सारी चीजें गई। मेंडलीव साहब का क्लासिफिकेशन हुआ, उसमें कुछ कमियां भी रह गई, कुछ खामियां भी रह गई, उनको भी हम समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं मेंडलीव साहब के फेवर में कौन कौन सी बात गई, मेंडलीव साहब को क्लासिफिकेशन में कहां कहां क्या क्या कैसे कैसे फायदा मिला। यानी हम समझने वाले हैं अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। अचीवमेंट्स कहें या एडवांटेज कहें हम या मेरिट्स कहें, ये सब वर्ड्स उसी चीज को लेकर के हैं, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। यानी मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन हुआ था उस मेंडलीव क्लासिफिकेशन के क्या फायदे हुए, या मेंडलीव साहब ने अपनी जो बातें बताई उन बातों से मेंडलीव साहब का फेवर कैसे कैसे किन किन बातों ने कहां कहां कैसे कैसे लिया, उस चीज के बारे में समझते हैं। एक तो इन्होंने बड़ा समझदारी का काम किया, न्यूलैंड साहब के क्लासिफिकेशन से सबक लिया, क्योंकि न्यूलैंड साहब ने कहा था कि देयर इज नो एलिमेंट विल बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, यानी आगे फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। यहां पर इन्होंने बड़े सावधानी से काम लिया था। इन्होंने कहा था एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, ये इनके बड़े फायदे की बात रही। एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, इन्होंने कह दिया था कि भाई हम नहीं कह रहे इस बात को, हम तो ये कह रहे हैं कि आगे फ्यूचर में भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे। और देखो न्यूलैंड के मेंडलीव साहब के टाइम पर 63 एलिमेंट्स थे और आज बढ़ते बढ़ते देखो लगभग 120 एलिमेंट्स हो चुके हैं। तो मेंडलीव साहब की तो बात लागू हो जाती, तो इनके फेवर में चली गई। अच्छा, इसके बाद इन्होंने इनके फेवर में एक बात और रही थी, ही लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। यानी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने क्या किया था, मेंडलीव ने he left gaps in his periodic table, यानी कुछ पीरियोडिक टेबल में जगह खाली छोड़ दी थी, कुछ जगह अब छोड़ दी थी। तो इनसे कहा गया था कि भाई ये जगह किसके लिए है, तो ये जगह जो छोड़ी थी इन पीरियोडिक टेबल फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, यानी जो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी अभी डिस्कवरी नहीं हुई है उन एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ दिए थे। यानी मेंडलीव साहब पूरी तरह से अंतर्यामी हो रहे थे फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, यानी जिन एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई उन एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी उनसे पहले, अभी डिस्कवरी हुई नहीं उससे पहले मेंडलीव साहब अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ के चल रहे हैं कि भाई देखो यहां एलिमेंट आएगा, एलिमेंट आएगा। तो इन्होंने क्या किया था, मेंडलीव एक्सप्लेन, ये बड़ा काफिर तो काम करते ही चलेंगे। मेंडलीव एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी या सम प्रॉपर्टी, हम कहें ज्यादा बेहतर होगा। मेंडलीव एक्सप्लेन सम प्रॉपर्टी, यानी कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया था ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, यानी जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया था अलोंग विद देयर नेम, यानी उनके नाम के साथ उन्होंने जो है उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया। नाम के साथ यूज करने का मतलब क्या है, जब कोई एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ है तो उसका हम एक्चुअल नेम या जो अकॉर्डिंग आईपीएससी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग हम नाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से नाम दिया था। तो नाम लिखने के लिए इन्होंने एक संस्कृत वर्ड यूज किया था, वो संस्कृत वर्ड था ईका। इन्होंने नाम लिखने के लिए एक संस्कृत वर्ड यूज किया था ईका, और ये जो ईका जो संस्कृत वर्ड होता है, इस ईका का मतलब होता है फर्स्ट। इन्होंने ऐसे ही यानी इस ईका संस्कृत वर्ड को यूज करते हुए 3 एलिमेंट्स के नाम लिखे थे। वो 3 एलिमेंट्स, एक नाम था ईका बोरोन का नाम था, एक नाम था ईका सिलिकॉन का नाम था, और बेटा एक नाम था ईका एल्युमिनियम का नाम था।
तो ये 3 एलिमेंट्स थे जो मेंडलीव साहब ने अपने अकॉर्डिंग नाम दिए थे। अगर मैं समझूं, जैसे मान लो इधर एलिमेंट, यहां सब जगह एलिमेंट है, खाली जगह है, तो ई का बोरोन, ई का सिलिकॉन रखने का मतलब क्या है? जैसे मान लो यहां पर बोरोन एलिमेंट है, यहां पर खाली है, तो ई का मतलब भी मैंने बताया फर्स्ट होता है, यानी फर्स्ट बोरोन। यानी अगर इनकी बात को हम समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मेंडलीव साहब जिस एलिमेंट के जिक्र कर रहे हैं उससे पहले बोरोन रखा गया है, यानी उससे फर्स्ट पर बोरोन है। ऐसे ही अगर मैं समझू ई का सिलिकॉन, तो हो सकता है मान के चलूं मैं यहां सिलिकॉन रखा गया होगा, तो इस एलिमेंट के बारे में बात करें, उससे ऊपर क्या है? सिलिकॉन है, तो नाम हो गया ई का सिलिकॉन। ऐसे ही मान लिया कि इस जगह पर एल्यूमिनियम हो सकता है, तो इस एलिमेंट का नाम हो जाएगा ई का एल्यूमिनियम। इस तरीके से इन्होंने 3 एलिमेंट्स के नाम जब दे दिए, अब जब इनकी डिस्कवरी हुई तो मेंडलीव साहब ने जो भी हम बात कर रहे थे, कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया था, वही प्रॉपर्टीज मिली जो मेंडलीव साहब ने एक्सप्लेन की थी। यानी मेंडलीव साहब जो अंतर्यामी बन रहे थे वो एकदम एग्जैक्ट अंतर्यामी बन रहे थे, सही बात बता रहे थे। अब जब नाम इन्होंने अपने हिसाब से दिए थे, लेकिन नाम की डिस्कवरी नए तरीके से हुई, तो इनके नाम क्या हुए थे? बेटा ई का एल्यूमिनियम का नाम होता है गैलियम, यानी जिस एलिमेंट को आज हम गैलियम का नाम देते हैं वो मेंडलीव साहब के अकॉर्डिंग ई का एल्यूमिनियम था। ठीक है, और इसका नाम होता है ई का सिलिकॉन वाले का जर्मेनियम, और ई का बोरोन वाले का नाम होता है स्कैंडियम। देखो बेटा, अगर इनमें कभी कंफ्यूजन हो जाए तो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता रहा हूं, इनको याद करने का सिस्टम बहुत आसान सा है। अगर समझ आ गया तो जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे कि ई का बोरोन किसको नाम दिया गया, ई का सिलिकॉन किसको नाम दिया गया, और ई का एल्यूमिनियम किसको नाम दिया गया। बड़ा ध्यान से समझो। देखो, जब हम पढ़ेंगे ई का एल्यूमिनियम, ई का वर्ड सब में कॉमन है, हमें एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बोरोन के बारे में बात याद करनी है। एल्यूमिनियम जो हम पढ़ते हैं तो एल आ रहा है, बाकी ये 3 एलिमेंट्स में देखो जब हम पढ़ेंगे तो गैलियम में भी एल आता है, यानी एल्यूमिनियम गैलियम, एक राइमिंग स्कीम के हिसाब से समझ रहे हैं, तो एल वाले एक साथ चले जाएंगे। यानी ई का एल्यूमिनियम जो एलिमेंट था वो तो गैलियम के नाम पर चला गया। अब आगे रहेगा कौन? बोरोन, सिलिकॉन, इधर रहेगा स्कैंडियम और जर्मेनियम। बेटा देखो, सिलिकॉन का एस आ रहा है और स्कैंडियम में भी एस है। आप जरा नजर मारिए, बोरोन वाले के सामने स्कैंडियम है, सिलिकॉन वाले के सामने जर्मेनियम है, यानी दोनों एस एक साथ नहीं आ रहे हैं, दोनों एस में विस्फोट हो रहा है, युद्ध चल रहा है, अलग नहीं आएंगे। तो ई का सिलिकॉन का जर्मेनियम बचता है, फिर ई का बोरोन का स्कैंडियम बचता है। ये याद करने का एक ट्रिक है, एक याद करने का एक तरीका है, ताकि हम इनको भूलें ना। तो मेंडलीव साहब के फायदे की बात हुई थी। दूसरे जो फायदे की बात हुई थी, जो नोबल गैस जो होती हैं या जो इनर्ट गैस होती हैं, ये इनर्ट गैस जो है, ये डिस्कवरी जो हुई थी इनकी वाज डिस्कवर्ड आफ्टर मेंडलीव क्लासिफिकेशन। यानी जब मेंडलीव का क्लासिफिकेशन हो गया था तो उस मेंडलीव के क्लासिफिकेशन के बाद इनकी डिस्कवरी हुई थी। अब मेंडलीव साहब के क्लासिफिकेशन तो हो गया और ये नोबल गैसेस की डिस्कवरी हो रही है। नोबल गैस की जो डिस्कवरी हो रही है, उस डिस्कवरी को ध्यान में रखते हुए जब ये बातें चलाई गई कि भाई इनको अब कहां रखा जाए, तो मैं जितनी भी नोबल गैसेस थी उन नोबल गैसेस को जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया, तो हमारे पहले से फर्स्ट ग्रुप से लेकर के 8th ग्रुप तो पहले ही बना हुआ था, 8वें ग्रुप के बाद अभी इनकी पीरियोडिक टेबल भाई जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, अपना लॉ दिया था, लॉ क्या था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होंगे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब एलिमेंट्स को रखा गया तो ये सारी की सारी नोबल गैसेस अपना एक सेपरेट ग्रुप बना करके, अपना खुद का एक सेपरेट ग्रुप इनका एडजस्ट हो गया और सेपरेट ग्रुप बनाते हुए मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल को बिना डिस्टर्ब किए हुए उसके अंदर एडजस्ट हो जाती हैं। यानी उसके अंदर जब एडजस्ट हो गए, मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल में डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, जो उनकी बताई हुई बातें थी वो भी यहां लागू हो जाती हैं। जब सेपरेट ग्रुप बना तो सेपरेट ग्रुप बनता है इनका आफ्टर 8th पीरियड, यानी जो 8वां पीरियड था उस 8वें पीरियड के बाद वो ग्रुप बनता है, सॉरी 8वां पीरियड नहीं, 8वें ग्रुप के बाद आफ्टर 8th ग्रुप, और उसको ग्रुप को नाम दिया जाएगा जीरो ग्रुप। उस ग्रुप को नाम दिया जाएगा जीरो ग्रुप। यानी जो आखिरी जो मेंडलीव साहब का जो 8वां पीरियड ग्रुप था, उस 8वें ग्रुप के बाद जीरो ग्रुप एक नया बनाया गया। वो जीरो ग्रुप मेंडलीव साहब के डिस्कवरी हो जाने के बाद या उनकी पीरियोडिक टेबल बन जाने के बाद जो नोबल गैस की डिस्कवरी होती है उन एलिमेंट्स के लिए बनाया गया था। एक क्वेश्चन कई बार इस साल मैंने देख पा रहा हूं एग्जाम सैंपल पेपर्स में, कई सारी वेबसाइट्स पे, कि वो क्वेश्चन कई बार पूछ रहा है कि उन एलिमेंट्स का नाम बताइए जो मेंडलीव के क्लासिफिकेशन के बाद आए थे। देखो, मेंडलीव के क्लासिफिकेशन के बाद तो नोबल गैसेस भी आई थी, मेंडलीव के क्लासिफिकेशन के बाद स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम भी आए थे, लेकिन उस
का मोटिव आप समझिए कि वो मोटिव क्या कहना चाह रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है कि कौन कौन से एलिमेंट्स, उसका आंसर जो मोटिव है आंसर लेने का वो इन 3 से है। बाकी हम एल्युमिनियम क्या कहते हैं नोबल गैसेस में से अगर आंसर देंगे वो भी गलत नहीं है, क्योंकि हम मेंडलीव साहब के क्लासिफिकेशन में इस बात को बता रहे हैं कि नोबल गैसेस की डिस्कवरी मेंडलीव के क्लासिफिकेशन के बाद होती है। तो जब मेंडलीव के क्लासिफिकेशन के बाद होती है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमें क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि मेंडलीव के क्लासिफिकेशन के बाद के कोई भी 2 एलिमेंट्स बता दीजिए, लेकिन उसका क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसका आंसर पता करने का जो मोटिव है वो इन 3 में से है। कोशिश करिए पहले आप इन 3 में से आंसर दें, लेकिन अगर आप आंसर 3 में से नहीं दे पा रहे हैं तो आपको फिर हो सकता है नोबल गैस याद आ रही हो तो नोबल गैसेस में ऐसे आंसर दिए, लेकिन मोटिव उसका वही है, वो वहां चीज पूछना चाह रहा है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो मेंडलीव साहब के फायदे में नहीं थी। उन्होंने कहा था कि एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी, आगे और भी एलिमेंट्स बढ़ेंगे लगातार, कुछ अपनी प्रेडिक्टेबल में जगह भी छोड़ दी थी कि जगह भाई ये एलिमेंट्स उन जगह के लिए जिनकी डिस्कवरी होना बाकी है, उनमें से कुछ की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया था, नाम के साथ एक्सप्लेन किया था। नाम बनाने के लिए उन्होंने एक संस्कृत वर्ड का सहारा लिया, वो संस्कृत वर्ड होता है ईका, ईका का मतलब होता है फर्स्ट। और उसके बाद मेंडलीव साहब के क्लासिफिकेशन के बाद नोबल गैस की डिस्कवरी होती है। नोबल गैस की जब डिस्कवरी होती है तो वो नोबल गैसेस जो होते हैं वो नोबल गैसेस मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल में उनकी पीरियोडिक टेबल को बिना डिस्टर्ब किए हुए अपना एक सेपरेट ग्रुप बनाते हुए यानी 0 ग्रुप बनाते हुए वो एडजस्ट उसके अंदर हो जाती है। यह मेंडलीव साहब के कुछ फायदे की बात थी। अब हम समझेंगे मेंडलीव साहब की कुछ पीरियोडिक टेबल में कमियां भी रह गई थी, उन कमियों को क्या है, और उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। तो जब हम ये समझते हैं कि मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल में क्या कमी रह गई होंगी, तो यार एक चीज हमारे समझ में आ रही है कि यार इतना बड़ा फायदे का काम किया, एलिमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया, क्या इनसे भी कोई कमी रही होगी? मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल में एक कमी ऐसी है जो टिल डेट यानी आज की तारीख में जब हम पढ़ रहे हैं उस तारीख में भी एक बहुत बड़ी कमी बनी हुई है। पहले उस कमी के बारे में हम समझ लेते हैं। वो कमी है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी जो मेंडलीव साहब की जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन नाम का एलिमेंट है उस हाइड्रोजन नाम के एलिमेंट की पोजीशन फिक्स नहीं है। फिक्स क्यों नहीं है? कि हाइड्रोजन नाम का जो एलिमेंट है वो एल्कली मेटल्स ग्रुप जो होते हैं उन एल्कली मेटल्स ग्रुप की तरह भी प्रॉपर्टी शो करता है। यानी एल्कली मेटल्स ग्रुप अगर हम नाम दें तो जो सोडियम फैमिली है यानी सोडियम के ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट के साथ भी इसकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, और इस हाइड्रोजन की हेलोजन ग्रुप से भी प्रॉपर्टी मैच करती हैं। हेलोजन ग्रुप यानी क्लोरीन फैमिली, तो क्लोरीन फैमिली के साथ भी इसकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। तो हमारे सामने बड़ी एक अजीब सिचुएशन बन गई कि हम इनको सोडियम के साथ रखें कि हम इनको क्लोरीन के साथ रखें। अगर हम इनको सोडियम के साथ रखते हैं, यानी मेंडलीव साहब इनको अगर सोडियम के साथ रखते तो मेंडलीव साहब को ये जवाब देना पड़ता कि हम हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ क्यों नहीं रख रहे हैं, और अगर हम क्लोरीन के साथ रखते तो मेंडलीव साहब को ये जवाब देना पड़ता कि हम सोडियम के साथ क्यों नहीं रख रहे हैं। तो ये कमी थी। दूसरी कमी थी नो प्लेस यानी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, यानी नो पोजीशन फॉर आइसोटोप्स, यानी आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी। जबकि मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के बेस पर, मेंडलीव साहब अपनी पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के बेस पर बना रहे हैं, लेकिन आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं। भाई जब उनको कह रहे हैं कि हम तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो करिए भाई अरेंज। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं 1H1, 1H2 और H3। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जब एटॉमिक मास के आप अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसको 1 नंबर पर भी जगह चाहिए, उसको 2 नंबर पर भी चाहिए, 3 नंबर पर भी चाहिए। ऐसे ही 6C12 और 6C14 कार्बन को 12 नंबर पर भी जगह चाहिए, कार्बन को 14 नंबर पर भी जगह चाहिए। तो ये तो बड़ा लफड़ा हो गया था, लेकिन मेंडलीव साहब ने कहा था कोई जगह नहीं, एक एलिमेंट के लिए एक जगह, चाहे कितने भी आइसोटोप हैं। अब यार तुम जब क्लासिफिकेशन पीरियोडिक उसका एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो एटॉमिक मास को प्रायोरिटी दो, लेकिन नहीं दे रहे थे, गड़बड़ कर बैठे। तीसरी चीज इन्होंने कहा था कि भाई हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे, लेकिन खुद ही गड़बड़ कर बैठे। यानी तीसरी जो इन्होंने कमी की थी वो थी रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास में गड़बड़ कर दी थी। गड़बड़ 2-3 जगह हुई थी। एक हुई थी कोबाल्ट एंड निकेल के केस में। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो कोबाल्ट पहले है और निकेल बाद में है, कायदे में रखे भी ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन
इनका खुद का जो सिस्टम है वो सिस्टम है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में देखेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकेल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, लेकिन कोबाल्ट को पहले रखा, निकेल को बाद में, यानी ज्यादा मास वाला पहले, कम मास वाला बाद में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर की बजाय डिक्रीजिंग ऑर्डर कर दिया था। ऐसे ही इन्होंने वेंडियम और क्रोमियम नाम के एलिमेंट के साथ, यानी वी एंड सीआर के साथ भी किया, सीओ एंड एनआई के साथ भी किया, वी एंड सीआर के साथ भी किया, और टीई एंड आई के साथ भी यही किया था। यानी ये 3 जगह ऐसी थी जहां मेंडलीव साहब गड़बड़ कर बैठे थे। एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर लेने की बजाय डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनका अरेंजमेंट मेंडलीव साहब कर बैठे थे। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर हम पहुंचते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 2 लोगों के बारे में जिक्र होता है। एक लोग जिसने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लिए लॉ दिया था, दूसरा वो व्यक्ति जिसने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना करके तैयार कर दी थी। तो मेंडलीव जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो 2 लोग कौन से हैं जो जिन 2 लोगों का योगदान है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी, यानी एक ने उसके लिए लॉ दिया था, एक ने टेबल फॉर्मेशन कर दिया, एक ने क्या कर दिया, टेबल बना करके तैयार कर दी, एक ने लॉ दिया था। लॉ देने वाले व्यक्ति थे हेनरी मोजले, लॉ देने वाले व्यक्ति थे हेनरी मोजले, और जो टेबल बनाई थी वो हमारे नील्स बोर थे। इन्होंने नील्स बोर ने टेबल बनाई थी। जो लॉ दिया गया था वो लॉ बड़ा आसान है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जिन स्टूडेंट्स को मेंडलीव पीरियोडिक लॉ याद हो जाएगा उनको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी याद हो जाएगा। तो लॉ क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर। मास तो मेंडलीव साहब का है और नंबर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है। यानी देखो शुरुआत में डोबर्नियर साहब आए, न्यूलैंड साहब आए और मेंडलीव साहब आए, इन सब ने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो हेनरी मोजले ने सोचा यार सब लोग ये एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, थोड़ा कुछ डिफरेंट करिए। डिफरेंट करने के लिए इन्होंने एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर ले लिया। मेंडलीव साहब पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके लिए मास की जगह पे नंबर हो जाता है। और ये नील्स बोर जो थे जिन्होंने हमारी पीरियोडिक टेबल बना करके तैयार कर दी थी, इन्होंने इसके लिए कॉन्सेप्ट लिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल बना करके तैयार कर दी थी। पीरियोडिक टेबल बना करके तैयार कर दी थी। पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चर के बारे में हम समझ लेते हैं। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। 18 ग्रुप हैं, 7 पीरियड हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक हैं, जिन 4 ब्लॉक के नाम है एस ब्लॉक, एक नाम है पी ब्लॉक, एक नाम है डी ब्लॉक और एक नाम है एफ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक हैं। एस ब्लॉक के अंदर केवल 2 ही ग्रुप आते हैं, वो है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप आते हैं जो हमारे ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक हैं। और डी ब्लॉक के अंदर 10 ग्रुप हैं, वो है हमारे 3 से लेकर के 12 तक। और एफ ब्लॉक के अंदर 2 सीरीज हैं, एक सीरीज हमारी लेंथेनाइड है और एक सीरीज हमारी एक्टिनाइड है। तो ये 2 सीरीज हमारी एफ ब्लॉक के अंदर आती हैं। और इनमें अगर हम पीरियड के बारे में समझें तो जो हमारा पहला पीरियड है वो पीरियड जो होता है वो पीरियड हमारा वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। वेरी शॉर्ट पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर 2 ही एलिमेंट हैं, वो 2 एलिमेंट हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो दूसरा पीरियड है और तीसरा जो पीरियड है, दूसरा पीरियड और तीसरा पीरियड, उनको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं क्योंकि उनके अंदर हर एक के अंदर 8 एलिमेंट हैं। और चौथे पीरियड और 5वें पीरियड के अंदर जो है, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड हम कहते हैं क्योंकि उनके अंदर हर एक के अंदर 18 एलिमेंट हैं। 6वें पीरियड को हम कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड क्योंकि उसके अंदर 32 एलिमेंट हैं। और 7वें पीरियड को हम नाम देते हैं अभी इनकम्प्लीट पीरियड, क्योंकि इनकम्प्लीट इसलिए कहा गया है, एलिमेंट्स की कुछ की डिस्कवरी हो चुकी है लेकिन उसमें कंप्लीट अपग्रेडेशन होना अभी बाकी है। तो कंप्लीट अपग्रेडेशन होने के बाद हम उसको और भी नाम दे पाएंगे। तो एस ब्लॉक के अंदर हमारी बात हो गई, सब चीज हो गई, ये हमें पता चल गया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप, कितने पीरियड, उस पीरियड को क्या नाम दिया जाएगा। इसके बाद हमें यह पता करना होता है और हमें
जो इस साल बोर्ड के एग्जाम में जो बैठने वाले हैं, उन एलिमेंट्स को मैं एक सलाह, एक सुझाव दूंगा कि वो एक एटॉमिक नंबर से लेकर के 30 एटॉमिक नंबर तक कोशिश करें, 30 तक नहीं तो 20 तक, 100% श्योरली 20 तक कोशिश करें, 30 तक हो जाए ज्यादा बेहतर है। एलिमेंट का सिंबल, एलिमेंट्स का नाम, एटॉमिक नंबर आपको कोई भी कहीं से भी पूछ ले तो आप बता सकें। दूसरा, इसमें कई बार क्वेश्चन जो आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेकर के, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो क्वेश्चन आता है वो इस बात को लेकर के आता है कि कौन से एलिमेंट की पोजीशन कहां है। तो अगर आप लोगों को उनके नाम, नंबर, सब चीजें याद होंगी तो उनकी पोजीशन पता करने में आसानी होगी, उनको हम बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे। तो अच्छे तरीके से जब बता पाएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो उसको समझने के लिए अगर हम पोजीशन में हम बात करें तो पोजीशन में हमें 3 चीज बतानी होती है। पीरियड बताना होता है, ग्रुप बताना होता है और उसके साथ साथ हम ब्लॉक भी शामिल कर देते हैं। तो यानी एक तरह से हम बता देते हैं कि ये वाला एलिमेंट उस ग्रुप में, उस पीरियड में, उस ब्लॉक में रखा हुआ है। यानी एक तरह से हम उस एलिमेंट के बारे में कंप्लीट एड्रेस दे देते हैं। तो जब हम उस एलिमेंट के बारे में कंप्लीट एड्रेस दे देते हैं तो कंप्लीट एड्रेस देने के लिए हमें कुछ एक सिस्टम याद करना पड़ेगा। वो सिस्टम बड़ी क्लासों से लिया गया है लेकिन आप लोगों को समझना है। वो सिस्टम है 1 2 2 3 3 4 3। उसके बाद SSP SP SD। अब आपको ये ध्यान रखना होगा, S के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, P के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और D के लिए 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो पावर जैसे नंबर दिख रहे हैं ये 30 हो रहा होगा, इनको सम ऐड करके देख लीजिएगा। और यानी हम 30 एटॉमिक नंबर तक हर एलिमेंट की पोजीशन बता पाएंगे। ये जो हमारे जो बड़े, ये जो मैं अंडरलाइन जिन नंबर्स को कर रहा हूं, इनमें जो भी हाईएस्ट नंबर आपको मिलेगा, चाहे वो आप यहां तक पहुंच गए, उनमें हाईएस्ट नंबर 4 हो जाता है, यहां तक है तो हाईएस्ट नंबर 3 हो जाता है, यहां तक है तो हाईएस्ट नंबर 4 हो जाता है। जो भी हमें हाईएस्ट नंबर, इनमें अंडरलाइन वाले जो ब्लू कलर से मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, इन हाईएस्ट नंबर के बारे में जिक्र करते हैं तो वो हाईएस्ट नंबर हमें पीरियड दे पाएगा। उसके बाद जिस भी ब्लॉक के अंदर या जिस भी S या P या D या F पर लास्ट होगा, हालांकि F नहीं है, तो वही हमारा ब्लॉक भी हो जाएगा। आपको ग्रुप पता करने के लिए थोड़ी सी रफ कैलकुलेशन अपने दिमाग में करनी होगी। अगर आपका एंड S पर हुआ है तो आप S के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आप S में भरेंगे उसके लिए 0 ऐड करोगे। अपने दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। अगर एंड सपोज करो D पे हो रहा है तो D के लिए आपको 2 ऐड करना होगा। अगर एंड आपका P पर हो गया तो P के लिए आपको 12 ऐड करना होगा। और इन संख्याओं को ऐड करते ही आपका एग्जैक्ट ग्रुप भी पता चल जाएगा। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पता करने का सिस्टम है, यानी एक तरह से हम कहें कंप्लीट एड्रेस पता करने का सिस्टम है। इसके बाद ये सब चीजें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सब चीजें ठीक रही होती हैं, आसान तरीका होता है याद करने का, सब बहुत अच्छे तरीके से याद किया जा सकता है। उसके बाद हम समझ लेते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कमी क्या रह गई थी। तो मैं 2-3 कमियों के बारे में जिक्र करूंगा जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एक कमी ऐसी है जो आज भी काम कर रही है, वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आज तक नहीं है सॉल्व हो पा रही है। और दूसरी है पोजीशन ऑफ हीलियम। हीलियम को लेकर के बड़ा लफड़ा इसलिए हो रहा है कि हम कह रहे थे कि नील्स बोर साहब ने जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग किए थे। अब हीलियम के बारे में जिक्र करता हूं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग यानी 1s2 होता है। अभी मैं बता रहा था यही बात खत्म हो जाती है तो एक नंबर ही हाईएस्ट है, तो एक नंबर हाईएस्ट है तो पीरियड हो जाएगा 1, S में एंड हो रहा है तो ब्लॉक हो जाएगा S। अभी मैंने बताया था S के लिए 0 ऐड करना है तो 0 और 2 कितना हो जाएगा 2, तो ग्रुप हो जाएगा दूसरा। यानी ये वाली बात, पहला पीरियड S ब्लॉक और दूसरा ग्रुप, ये हीलियम के लिए पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन इन रियलिटी, इन एक्चुअल कंडीशंस, हीलियम को पहले पीरियड में दूसरे ग्रुप में न रख करके 18वें ग्रुप में रखा गया है, S ब्लॉक में न रख करके P ब्लॉक में रखा गया है। तो हीलियम की पोजीशन तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग नहीं रही। बाकी के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब एलिमेंट्स की जो कंडीशन है, सब एलिमेंट्स की जो अगर हम कहें वो पोजीशन, वो उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग है। तीसरा है कि जो लेंथेनाइड और जो एक्टेनाइड सीरीज है वो कहां रख दी गई, आर प्लेस्ड आउटसाइड फ्रॉम मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल। आउटसाइड फ्रॉम मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल। भाई मेन बॉडी जो थी पीरियोडिक टेबल की, उस पीरियोडिक टेबल में ये बीच में से खींचतान करने की जरूरत क्या थी।
भाई हमें ये 57 से 71 या 58 से 71 ये बीच में से उठा करके दूसरी जगह फेंक दिए, ऐसे क्यों गड़बड़ कर रहे हो? तो उन गड़बड़ का ये सिस्टम है, ये गलतियां उनसे हुई हैं। ये कुछ मॉडर्न पीरियडिक टेबल की कमियां थी, इतनी ही कमियां हैं। अब मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कुछ ट्रेंड्स हैं, उन ट्रेंड्स को हम समझेंगे कि क्या क्या ट्रेंड्स हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल की डीमेरिट्स हैं, कमियां हैं। अब हम समझने वाले हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर कुछ ट्रेंड्स हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लेकर के, जिन ट्रेंड्स को हम 10-11 प्रॉपर्टीज हैं, बड़े आसान से, बड़े इत्मीनान से समझेंगे। पहली प्रॉपर्टी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हम करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन सबसे आखिरी सेल में, सबसे बाहर वाली सेल में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं कुछ एलिमेंट्स को लेकर के जिक्र कर रहा हूं, इन्हीं एलिमेंट्स से मैं आखिरी तक एग्जांपल आपको दूंगा। सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, क्लोरीन हुआ, आर्गन हुआ। ये एक ही पीरियड के मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए, सब नहीं है, कुछ एलिमेंट्स ले लिए हैं जगह जगह से। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 12, 13, 14, 17 और ये 18। जब ये एलिमेंट्स हमने रख लिए थे तो इनका कॉन्फ़िगरेशन कभी नील्स बोर ने हमें सिखाया था। तो 281, 282, 283, 284, 287 और 288, ये इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। आप जब समझोगे, देखो एक ही पीरियड के एलिमेंट है, इसमें या आखिरी वाली सेल में, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और आर्गन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, भाई ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज में आप किसी भी तरह का कोई वेरिएशन यानी कोई बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। अब ये पीरियड के एलिमेंट्स, मैं ग्रुप के एलिमेंट्स लेता हूं, जैसे मान लो मैंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और भी आप ले सकते हो। इसका एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, यानी 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1। आप अगर इसमें देख पा रहे होंगे तो लास्ट वाली सेल में एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, यानी क्या मतलब मिल रहा है? जब आप टॉप टू बॉटम कहीं भी चल के जाओगे किसी भी ग्रुप के अंदर, देखो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं, और टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो वो ग्रुप में मूव करते हैं। तो ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम चल रहे होंगे तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। एक प्रॉपर्टी हमारी खत्म हो जाती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है टॉप टू बॉटम सेम रहेंगे, उनमें हम किसी भी तरह का कोई वेरिएशन नहीं कर पाएंगे। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी इसी से जुड़ती हुई प्रॉपर्टी है, जिसको कहा जाता है वैलेंसी। वैलेंसी की हमने डिफाइन पिछली क्लास में पढ़ी थी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट कितने तरीके या कितने दूसरे एटम से कंबाइन हो सकता है। तो उस कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में जिक्र करें, या दूसरे वर्ड में मैं समझ लूं, कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है। बॉन्ड बनाने का मतलब चाहे वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके बना रहा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना रहा हो, चाहे वो शेयर करके बना रहा हो। अभी हमने समझा था कि 1 से 8 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाली सेल में, तो जिन एलिमेंट्स के 1 से 8 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पहले 1, 2, 3 वाले इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, 5, 6, 7 जिनकी बाहर वाली सेल में वो गेन करते हैं, 8 वालों को न लूज से मतलब है न गेन से मतलब है, और 4 वाले शेयर कर रहे होते हैं। तो वैलेंसी के बारे में जब आप जिक्र करोगे, अभी हमने एक ही पीरियड के एलिमेंट लिए थे जिनमें लगातार बढ़ते जा रहे थे, तो आप इसमें देखोगे कि जब हम लेफ्ट टू राइट चल करके जाएंगे किसी भी पीरियड के अंदर, लेफ्ट टू राइट कहां चल करके जाओगे? पीरियड में जब चल करके जाओगे तो शुरुआत में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, फिर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, यानी पहले वैलेंसी 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, 4 पे शेयर हो रहा है, 5 जिसके हो जाएंगे वो 3 गेन करना शुरू करेगा, फिर 2 गेन करना शुरू करेगा, फिर 1 गेन करना शुरू करेगा। यानी वैलेंसी जो होगी वो पहले बढ़ेगी, फर्स्ट इंक्रीजेस, पहले बढ़ती है 1 to 4 पहले बढ़ेगी, एंड देन डिक्रीजेस 4 to 0, फिर बाद में घट जाएगी 4 to 0, क्योंकि 8 वाले को कोई मतलब नहीं होता है तो उसकी वैलेंसी 0 हो जाती है। अब यही चीज अगर हम टॉप टू बॉटम ग्रुप के लिए समझेंगे, तो टॉप टू बॉटम ग्रुप के लिए समझने का मतलब क्या है?
टॉप टू बॉटम में क्या था, पहले वाले पीरियड जो एलिमेंट थे हमने लिथियम सोडियम पोटेशियम, अभी हमने जो एग्जांपल समझा था सबका एक एक था, तो इसका मतलब वैलेंसी कैसी रह रही थी, सेम रह रही थी। तो वैलेंसी टॉप टू बॉटम कोई बदलाव नहीं, लेफ्ट टू राइट वैलेंसी पहले इंक्रीज करेगी 1 to 4 देन डिक्रीज 4 to 0। तीसरी प्रॉपर्टी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने का मतलब क्या है, चार्ज इंक्रीज करेगा, और चार्ज इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। और यही चीज अगर आप टॉप टू बॉटम चल करके जाओगे तो टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में चल करके जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। बात क्या यार, चार्ज तो वहां भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बड़े होंगे, बिल्कुल बड़े होंगे, लेकिन जैसे जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हर बार एक नए पीरियड में हम कूदते हैं तो नई सेल जुड़ती है, और नई सेल जो जुड़ेगी वो बड़े डिस्टेंस पर जाकर के जुड़ती है, तो इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बढ़ पाता जिस हिसाब से डिस्टेंस बढ़ गया है, तो उसका रिजल्ट हमें ये मिलता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज मान लिया जाता है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो वो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई जो हम समझेंगे वही, जैसे रेडियस के लिए हम नॉर्मली क्या समझते हैं मैथ्स में कि सर्किल के सेंटर से लेकर के सर्किल की सर्कमफ्रेंस तक के डिस्टेंस, ऐसे ही एटॉमिक रेडियाई के बारे में जब हम बात करें तो एटम के न्यूक्लियस से लेकर के एटम की आउटर मोस्ट सेल तक की जो डिस्टेंस होगी उसको एटॉमिक रेडियाई कहा जाएगा। अब जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा था, लेफ्ट टू राइट जाने पे किसी भी पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां है, न्यूक्लियस और बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो सेल भी तो सिकुड़ के आएगी भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नजदीक खींचेगा, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड जो साइज होगा किसी भी पीरियड का वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर वही एटॉमिक साइज की बात करें हम टॉप टू बॉटम, कहां, टॉप टू बॉटम ग्रुप को लेकर के बात हो रही होती है, तो टॉप टू बॉटम वो साइज जो होगा वो इंक्रीज करेगा। अब हमसे कोई पूछ ले इंक्रीज क्यों करेगा भाई, तो इसके लिए वजह होती है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल, यानी नई सेल जुड़ जाने की वजह से वहां पर उसका एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, और लेफ्ट टू राइट में पीरियड में डिक्रीज हो जाता है। क्यों, आपको पूछने लग जाए, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने की वजह से साइज घट जाएगा, और नई सेल जुड़ जाने की वजह से साइज बढ़ जाएगा। ये 3-4 प्रॉपर्टीज इनको समझिए, फिर हम अगली प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो अगली प्रॉपर्टीज हैं वो अगली प्रॉपर्टीज हमारी हैं मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को लेकर के। उसी मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को समझते हुए हम जो है उनके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी समझेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम समझेंगे तो पहले मैं मेटालिक कैरेक्टर के बारे में जिक्र कर लेता हूं कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। तो मेटालिक कैरेक्टर, तो देखो मेटल्स जो होते हैं वो अगर हम इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन के सिस्टम का समझें तो जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो हमारे मेटल्स माने जाते हैं, जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो नॉन मेटल्स माने जाते हैं। तो यानी मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरीके से आपको एक प्रॉपर्टी समझनी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में जब हम चर्चा करेंगे यानी मेटालिक कैरेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे, तो अब किसी भी मान लो दूसरे या तीसरे पीरियड के एलिमेंट्स उठाइए, शुरुआत आप मेटल से कर रहे होते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, हम कहा मूव कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में मेटल है और उसमें हम लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं, बढ़ते बढ़ते हम लास्ट में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर हमें मेटल से शुरुआत करने पर नॉन मेटल मिल जाता है, यानी मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर डिक्रीज हो गई होती है। और अगर हम टॉप टू बॉटम के बारे में जिक्र करेंगे तो अब किसी भी पी ब्लॉक में, जैसे मान लो कार्बन वाले में आप ग्रुप में पहुंच जाइए,
कार्बन वाले ग्रुप में आप देखोगे कार्बन, सिलिकॉन ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स रखे गए होंगे उस ग्रुप में। शुरुआत आप कार्बन एक नॉन मेटल से कर रहे होंगे और लास्ट में एक लीड नाम का एक एलिमेंट जो मेटल होता है, यानी इसका मतलब तो ये हुआ शुरुआत नॉन मेटल से हो रही है, एंड मेटल से हो रहा है, तो मेटल की प्रॉपर्टीज, मेटल के करेक्टर, मेटल का बिहेवियर बढ़ गया। जब मेटल का करेक्टर, मेटल की प्रॉपर्टी, मेटल का बिहेवियर बढ़ गया तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ी होगी। एक चीज आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, यानी मेटालिक करेक्टर और नॉन मेटालिक करेक्टर के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो नॉन मेटालिक करेक्टर यानी नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करने वालों पर नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी बनेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जब जिक्र होगा तो आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, भाई बिल्कुल सीधी सी बात है कि उसके अपोजिट करेक्टर होगा तो ये पीरियड में क्या होगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। और यही चीज टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में जब आप जाओगे, टॉप टू बॉटम जब आप ग्रुप में जाओगे तो टॉप टू बॉटम में क्या हो जाएगा, ये चीज डिक्रीज कर जाएगी। ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट कंडीशंस हैं। देखो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी समझी है। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी वैलेंसी, फिर तीसरा एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, चौथा एटॉमिक साइज, पांचवा मेटालिक करेक्टर, छठवां इसको गिन सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, सातवां मेटालिक करेक्टर, आठवां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी हम 2-3 प्रॉपर्टीज के बारे में और समझने वाले हैं। देखो हमने मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में जिक्र होता है। हम एक चीज बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। यानी मैं अभी बात करने वाला हूं बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, यानी मैं तो उन ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहा हूं जो मेटल्स के होंगे। तो जहां बेटा मेटल्स रखे होंगे वहां बेसिक नेचर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेटल तो लेफ्ट हैंड साइड में ही होते हैं। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, मेटल से आप नॉन मेटल में जा रहे हो, और मेटल से जब आप नॉन मेटल में जा रहे हो तो बेसिक नेचर आपका डिक्रीज ही करेगा। दूसरा, जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो टॉप टू बॉटम में आपने क्या समझा था कि शुरुआत नॉन मेटल से होती है, और जब शुरुआत नॉन मेटल से होकर के एंड मेटल पे होता है तो मेटल का नेचर बढ़ेगा, मेटल का नेचर बढ़ेगा तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के, तो बेसिक नेचर का इसका मतलब ये इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही फिर हमें किसका मतलब समझना है, फिर हमें समझना है एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। जहां हमारे अब देखो जैसे मेटल और नॉन मेटल अपोजिट थे, इसी तरीके से ये भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यानी लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियड में चल करके जाओगे तो ये इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आखिर में नॉन मेटल आना शुरू हो जाते हैं। और टॉप टू बॉटम जब आप चल करके जाओगे तो टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में चलोगे, तो ग्रुप में चलोगे तो ये फिर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहां मेटल होते हैं और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। और हम बात कर रहे हैं एसिड के बारे में। इस चैप्टर की आखिरी प्रॉपर्टीज के बारे में हम समझते हैं, वो प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कितनी जल्दी रिएक्शन करेगा या कितना देर में रिएक्शन करेगा। तो जो एलिमेंट जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा या जितनी जल्दी गेन कर लेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव मान लिया जाता है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जब जा रहे होते हैं तो लेफ्ट टू राइट आप देख रहे होते हो कि वैलेंसी बढ़ रही थी, यानी किसी को 1 लूज करना था, किसी को 2 लूज करने थे, किसी को 3 लूज करने थे। अब 1 लूज करेगा वो फटाफट से लूज करेगा, 3 वाले को तो टाइम लगेगा, यानी 1 वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा हुई और 3 वाले की रिएक्टिविटी कम रह गई। इसका मतलब रिएक्टिविटी पहले क्या हुई, फर्स्ट डिक्रीज हुई, पहले घट गई, फर्स्ट डिक्रीज हुई। उसके बाद में आप देखोगे जिसको 3 गेन करने थे, किसी को 2 गेन करने थे, उसको 1 गेन करना है, तो 3 वाला देर लगाएगा गेन करने में, 1 वाला फटाफट से गेन करके रिएक्शन कर जाएगा। यानी पहले केमिकल रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट जाने फर्स्ट डिक्रीज होती है, उसके बाद इंक्रीज होती है। क्यों? वैलेंसी में वेरिएशन आता है, जैसे जैसे वैलेंसी बढ़ती है रिएक्टिविटी घटती है, वैलेंसी घटेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप आखिरी लाइन को समझोगे, टॉप टू बॉटम के बारे में जब हम जिक्र करेंगे तो टॉप टू बॉटम ग्रुप में होगा, और ग्रुप में जब होगा तो वैलेंसी के मामले में थोड़ा सा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट हम समझें। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो दूर हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे गेन करने पे उसकी पकड़ नहीं रह पाती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि टॉप टू बॉटम आने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कम वेरिएशन हो जाने की वजह से
इसमें जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाती है। ये हमारा पूरा एक चैप्टर मास्टर क्लास में कंप्लीट हो जाता है। आपको इसी तरह के चैप्टर्स का रिवीजन, क्विक रिवीजन, फास्टेस्ट रिवीजन अगर आपको समझना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।